चलिए दोस्तों, आज हम लोग 2018 जुलाई अटेम्प्ट के में जो क्वेश्चन आया था इनकम टैक्स में, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया था, 5-6 क्वेश्चन आया था, 6 क्वेश्चन के आसपास। उसके बारे में पहला पूछ रहा है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पर्पस क्या है। ठीक है, तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्लॉक ऑफ एसेट फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन का क्या अर्थ है। देखिए, इसका मतलब पहले हम आपको समझा दें कि होता क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट में कुछ एसेट्स पे 5% डेप्रिसिएशन लगता है, कुछ एसेट्स पे 10% लगता है, कुछ पे 15 लगता है, कुछ पे 25% लगता है, कुछ पे 40% लगता है, कुछ पे तो 100% भी लगता है। ठीक है, तो जिन एसेट्स पे आपका 5% टैक्स लगता है, सबका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, मतलब 5 एसेट्स पे लगता है, 1 2 3 4 5 एसेट्स पे मान लीजिए कि 5% लगता है, फिर 3 एसेट पे मान लीजिए 10% लगता है, फिर इस तरह से करके। ठीक है, तो जो 5% जितने एसेट्स पे आपका डिप्रिसिएशन टैक्स बोल रहे हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, उन सब के ग्रुप को हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एसेट्स का ब्लॉक यानी ग्रुप जिस पे सिमिलर रिलेट रेट और सिमिलर क्या बोलते हैं, सिमिलर रेट और सिमिलर मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, उसको हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट बोलते हैं। जैसे इसको बोलेंगे 5% वाला ब्लॉक, इसको बोलेंगे 10% वाला ब्लॉक, इसको बोलेंगे 15% वाला ब्लॉक। तो उसी अनुसार बोलता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा, मतलब सिमिलर रेट और सिमिलर मेथड से चार्ज किया जाने वाले डिप्रिसिएशन वाले ग्रुप का एसेट्स वाले का ग्रुप है ना। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एसेट ऑल एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन, हर वो एसेट जिसका डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचेगा, क्या वो ब्लॉक ऑफ एसेट है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑल टेंजेबल एसेट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, सभी एसेट जिस टेंजेबल एसेट डेप्रिसिएशन जिसका डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का वैल्यू, ऐसा भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू का तो है नहीं। वैल्यू ऑफ ऑल दोज एसेट विच वन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। समझ में आ रहा बात को? देखिए, होता क्या ना कि एक रेट वाले सभी को एक ही बार जोड़ के और एक ही बार डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। ठीक है, जो डोट जोड़े। तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ दोज एसेट विच वन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल, वैसे एसेट्स का टोटल है ना जिस पर एक रेट लगता है, ताकि इसको टोटल करके डायरेक्ट उस पर एक ही बार सिंगल रेट लगा देता है। ये पॉइंट हमारा सही दिख रहा है। और वैल्यू ग्रॉस वैल्यू ऑफ मशीनरी और प्लांट लेस डेप्रिसिएशन, ऐसा तो कुछ नहीं, प्लांट और मशीनरी के लिए तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक, क्लियर है? ओके, ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब क्या होता है? सिंपल, सिमिलर रेट वाले जितने भी एसेट्स होते हैं जिस पर सिमिलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड है, टोटल कर दिया जाता है और फिर उसमें एक ही बार में डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है, बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, द मैक्सिमम, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन फॉर द compensation received on the voluntary retirement as per the under section 10 subsection 10C of the income tax act 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961, देखिए यहाँ पर आईटी एक्ट 1961 के आधार पर अगर कोई भी आदमी वॉलेंटियरली, वॉलेंटियरली मतलब स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले ले, ठीक है, तो उसके अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अनुसार है ना, ठीक है, अगर उनको कोई कॉम्पनसेशन दिया जाता है उनके एम्प्लॉयर के द्वारा, तो कॉम्पनसेशन की कितनी राशि तक हमको टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा। एकदम रट्टा मार लीजिए, द आंसर इज 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए तक जो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले रहे हैं, और अगर आपको आपका एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन दे रहा है, तो 5 लाख तक के कॉम्पनसेशन पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर वाले पे लगेगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा सवाल हम लोग के सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द असेसमेंट ऑफ फॉर्म। फॉर्म के असेसमेंट के संबंध में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, मैं पहली बात आपको बता दूं, फॉर्म के असेसमेंट करने के लिए, जैसे देखिए कोई भी अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म का जिक्र करते हैं, ठीक है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ठीक है, उसमें आप लोग पढ़े हो कि डीड बनता है। ठीक है, मेरी बात समझिए, पार्टनरशिप डीड बनते हैं, रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी एग्रीमेंट होता है। अब इस डीड को अगर आप देखिए, सबसे पहली बात हम ये बात बता दें कि पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है।
तो कोई रजिस्ट्रेशन करा भी सकता है पार्टनरशिप फर्म का, या कोई पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराता। तो मतलब पार्टनरशिप फर्म दो ही तरह के होते हैं, एक रजिस्टर्ड होंगे और एक नॉन रजिस्टर्ड होंगे, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो फॉर्म रजिस्टर्ड होगा, जो रजिस्टर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, क्लियर है। रजिस्टर्ड का मतलब सिंपल है कि जो अपना वो डीड उन्होंने बनाया है वो जाके गवर्नमेंट के पास क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, यानी सबमिट करेंगे, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होगा, यानी जिन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड गवर्नमेंट के पास जमा किया होगा, उन्हीं का टैक्स जो है कंप्यूटेशन के समय फॉर्म की तरह उसका टैक्स कलेक्शन कैलकुलेशन होगा। सिंपल सी बात समझिए, सिंपल बात है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म जिनका डीड बना है और वो डीड उन्होंने गवर्नमेंट के पास सबमिट किया, यानी एक तरह से कहिए कि वो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, उसी का पार्टनरशिप एक्ट सॉरी उसी पार्टनरशिप फर्म का जो है टैक्स कंप्यूटेशन के समय इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार फर्म के तरह से असेसमेंट किया जाएगा। सिंपल समझिए, ठीक है। तो किन के लिए किया जाएगा, जो कि आपका क्या हो, सिंपल सी बात है कि जो आपके रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उनका टैक्स कंप्यूटेशन के समय फर्म के तरह उन्हीं का असेसमेंट किया जाएगा और उस पर 30% टैक्स रेट भी लग जाता है, ठीक है। अच्छा, समझ आ रहा है बात को। और डायरेक्ट फर्म भर देती है और फिर पार्टनर को अपने पास नहीं भरना होता है। आइए सुनते हैं हम लोग पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, पहली बात देखिए कौन कौन करेक्ट है कौन। देखिए पहला तो बोल रहा है ऑल द पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, कोई भी पार्टनरशिप फर्म जिसका पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ना, उनको फर्म माना जाएगा अंडर द एक्ट ऑफ 1961। गलत बात है ना। अभी मैंने क्या समझाया, सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट से बनने वाला फर्म को हम लोग फर्म असेस नहीं करेंगे, वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऑल रजिस्टर्ड फर्म को क्या है, फर्म माना जाता है टैक्स कंप्यूटेशन के समय, ऑल पार्टनरशिप फर्म को हम लोग नहीं मानते। तो पहला ही स्टेटमेंट हम लोग को क्या मिल गया, रॉन्ग मिल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर जिसको फर्म मान लिया जाएगा क्या उस पर फ्लैट रेट से 30% टैक्स लगेगा, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, ठीक है। तीसरा होता है कि अगर पार्टनर शेयर ऑफ द इनकम ऑफ द फर्म नॉट चार्जेबल टू द टैक्स इन हैंड ऑफ द पार्टनर। अब देखिए ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म टैक्स 30% दे के तब पार्टनर को शेयर देगी, तो दोबारा टैक्स देने की तो आवश्यकता नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। रेम्युनरेशन पेड टू द पार्टनर है ना, असेस्ड एज ए सच इज अलाउड डिडक्शन टू द स्टेचुअरी लिमिटेड, बिल्कुल होता है। 30%, 90% ऐसे करके कुछ प्रोविजन चलता है ना, ठीक है। तो उसके अनुसार एक लिमिट के बाद टैक्स उन पर लगता है रेम्युनरेशन वाला में, ठीक है, ये भी सही है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, और इसमें पूछ रहा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ही करेक्ट नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ही सिर्फ जो होते हैं उनको फर्म की तरह असेस्ट होता है। यहाँ तो बोल रहा है ऑल द पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर और रजिस्टर्ड दोनों के बारे में बोल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़िए, और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है वही पूछ रहा था। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस टैक्स के बारे में कुछ पूछ रहा है। पहले हम आपको एडवांस टैक्स के कुछ प्रोविजन समझा दें, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एडवांस टैक्स के प्रोविजन क्या है, हम देखिए ऐसे नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है, नॉर्मल सिनारियो क्या है कि लोग प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर में यानी असेसमेंट ईयर में टैक्स भरते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बात को, मतलब कोई अगर 19-20 में इनकम अर्न किया है तो उसका टैक्स किस में भरते हैं, 20-21 में। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नियम होता है कि आप 19-20 में इनकम अर्न करो और टैक्स भी 19-20 में ही भरो, तो उसको बोलता है एडवांस टैक्स। मतलब जिस ईयर इनकम आप अर्न किए उसी ईयर आप इनकम टैक्स भर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडवांस टैक्स, ठीक है। अच्छी बात है। एडवांस टैक्स का एक और नाम है, ठीक है, क्या नाम है एडवांस टैक्स का सर, उसको हम लोग पे एज यू अर्न स्कीम भी बोलते हैं, एज यू अर्न स्कीम। मतलब जब आप अर्न किए तभी आप तुरंत पे कर दें, ये भी कहा जाता है किसको, एडवांस टैक्स का दूसरा नाम है। मतलब जिस साल कमाए उसी साल टैक्स भरिए। अब देखिए किसको एडवांस टैक्स देना होता है, ठीक है, एडवांस टैक्स किसको देना पड़ता है, तो सामान्यतः एडवांस टैक्स दिया जाता है जिनका एक्सपेक्टेड टैक्स का अमाउंट, एक्सपेक्टेड टैक्स का अमाउंट जो है 10,000 रुपया या उससे 10,000 और एबव बन जाता है, तो उनको आपको एडवांस टैक्स देना होगा। कोई भी व्यक्ति जिनका अनुमानित टैक्स की राशि 10,000 या 10,000 से अधिक होने वाला है, तो उनको क्या देना पड़ेगा, एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। चलिए सर अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक एग्जम्पशन भी है।
कोई भी व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, मतलब 60 साल से ऊपर हुए, 60 साल या 60 साल का है या उससे ऊपर एज का है, ठीक है, और उनका इनकम भले ही 10,000 टैक्स बन जा रहा है, लेकिन और देखिए कोई भी सीनियर सिटीजन है, उनके इनकम में नॉट इंक्लूड पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी का इनकम उसमें इंक्लूड नहीं है, तो तब उनका 10,000 होने के बावजूद भी उनको एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए एडवांस टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एडवांस टैक्स का एक और नाम है हमारा पे एज यू अर्न स्कीम। ठीक है, अच्छा एडवांस टैक्स किसको देना होता है, जिनका अनुमानित टैक्स का अमाउंट 10,000 या 1 लाख जैसा दिख रहा है, 10,000 हम लिखे थे, 10,000 या उससे अधिक बनता है वो। लेकिन कोई भी सीनियर सिटीजन है जिनका 10,000 से ऊपर भी बनेगा तो भी नहीं लगेगा, क्यों, कंडीशन क्या है कि वो सीनियर सिटीजन हो और उनके इनकम में पीजीबीपी का इनकम इंक्लूड ना हो, तो उनको नहीं देना होगा। ठीक है, अच्छा एडवांस टैक्स का सार कैसे दिया जाता है, ऐसे तो देखिए दो केस होता है, प्रिजम्पटिव इनकम के केस में 15 सितंबर, देखिए अब इसमें भी एडवांस टैक्स का कुछ प्रोविजन है, ध्यान दीजिएगा, जो 4 बार साल में एडवांस टैक्स दिया जाता है, क्वार्टरली। कैसे दिया जाता है, क्वार्टरली। पहला क्वार्टर कौन होता है, अप्रैल मई जून, ठीक है। दूसरा क्वार्टर कौन होता है, जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर को ना, अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। दूसरा हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और चौथा जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, क्लियर है। तो ये 4-4 क्वार्टर का है। तो इस 3 महीने का एडवांस टैक्स भरा जाता है जस्ट खत्म होने से 15 दिन पहले, यानी 15 जून को। ठीक है, ये खत्म होने से 15 सितंबर में खत्म हो रहा है, तो उसके 15 दिन पहले 15 सितंबर को। ठीक है, और ये दिसंबर में खत्म हो रहा है तो 15 दिसंबर को, और ये मार्च में खत्म हो रहा है तो 15 मार्च को। ठीक है, तो ये अलग अलग डेट में एडवांस टैक्स का भुगतान किया जाता है। कितना भरा जाता है, जो इनका साल भर का अनुमानित टैक्स होगा उसका कम से कम 15% भुगतान यहाँ पर करना होता है। ठीक है, इनका साल भर का जो अनुमानित टैक्स होगा उसका 45%, मतलब अगर आप 15 या भर दिए तो 30% और आप भर दो। ठीक है, अनुमानित टैक्स का 75%। ठीक है, यानी अगर 45 यहाँ भर दियो तो और आप भर दो कितना, 30%, और फिर अनुमानित टैक्स का 100%। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि पहला जो एडवांस टैक्स है वो कब भरा जाता है, सर 15 जून को भरा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कि पहला एडवांस टैक्स का भुगतान कब होता है, 15 जून को, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इज डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन का जो आप टैक्स भर रहे हैं तो उसमें कौन से इनकम खर्चे का, सॉरी, कौन सी चीजों का आपको डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। पहला, हम नीचे से पढ़ रहे हैं, पहला है कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलिंग न्यू टेलीफोन। अब नया फोन लगा रहे हैं, टेलीफोन लगवा रहे हैं, है ना, और उसमें हमारा कुछ खर्चा हो गया, तो क्या हम लोग उसके खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस का खर्चा की तरह डिडक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर, टेलीफोन लगाने खर्चा है। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस पेड टू द प्रोटेक्ट द बिल्डिंग ऑफ द प्रीमिसेस। मान लीजिए हमारे बिल्डिंग पर कुछ कानूनी लफड़े में हमारा बिल्डिंग पड़ गया, तो उसको बचाने के लिए मेरा कुछ कानूनी खर्चा हुआ, तो क्या उसको बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, डिडक्शन मिलना चाहिए उसके लिए। ठीक है, लॉस ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, कोई एम्प्लॉय चोरी करके पैसा भाग गया, ठीक है, उसके कारण मेरा नुकसान हो गया, तो वो भी आपको मिलेगा। चौथा क्या बोल रहा है कि लॉस पेड बाय द लॉयर फॉर द ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीडीए नहीं मिलेगा। क्यों, देखिए एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए डीड बन रहा है, अभी डीड बन ही रहा है, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म जो है हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। तो जब हमारा फर्म एग्जिस्टेंस में नहीं आया है तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा, जब फर्म ही नहीं अभी तक है, तो जब फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाएगा उसके बाद के खर्चे के लिए डिडक्शन मिलेगा। तो कह रहा है कि अभी एक लॉयर है जो अभी डीड बना ही रहा है, ठीक है, अभी डीड बनेगा, सभी पार्टनर उसमें साइन करेंगे, रजिस्टर्ड कराना है तो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, तो इसके बाद वो फॉर्म एग्जिस्टेंस में आएगा, तो उसके बाद के खर्चे आपको डिडक्शन मिल सकते हैं, ये नहीं मिल सकता क्योंकि फॉर्म एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। इसीलिए ये पहला पॉइंट भी आपका सही ऑप्शन आपका कौन होगा, पॉइंट नंबर 1। ठीक है क्या, क्योंकि ये, क्यों, बाकी सब खर्चे डिडक्शन मिल जाएंगे पीजीबीपी में, ये नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है, which of the one of the following is the agriculture income under the income tax act 1961, है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार किस इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में लाते हैं। देखिए देखते हैं कौन है एग्रीकल्चर इनकम में। पहला, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ द रेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द
देखिए हालांकि प्रीवियस वीडियोस में हम आपको डाले हैं इसमें कि कौन एग्रीकल्चर है कौन नहीं है, उसमें भी आप देख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है, पहला ये पूछा है। पहला बोला इंटरेस्ट ऑन एरियर रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। मान लीजिए किसी को आपने अपना जमीन जो है खेती करने के लिए रेंट पर दे दिया, ठीक है, लेकिन इस बार उस व्यक्ति ने रेंट देने में क्या कर दिया, लेट कर दिया, ठीक है, लेट से रेंट दिया, तो हमने उनसे 500 रुपया इंटरेस्ट चार्ज लगा दिया। क्या बहुत किराया लेट से दे रहा है, तो 500 रुपया आपको इसके लिए क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये ब्याज एग्रीकल्चर इनकम है, ऐसे भी देखिए इसमें कोई भी इस ब्याज के अमाउंट में कोई भी आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम लोग इसको तो कम से कम बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम हम लोग नहीं मान पाएंगे, ठीक है। अच्छी बात है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द मनी लेंडर फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वो ब्याज के तौर पे उन्होंने क्या दे दिया, कुछ अनाज दे दिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे दिया, तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने ब्याज के किस चीज का ब्याज लिया, उधार दिया, उसका ब्याज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो बेसिक एक्टिविटी है वो होना चाहिए। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ट्री of the forest which are spontaneous growth and in the relation to the forestry operation along with the perform, ठीक है। ध्यान दीजिए सिंपल बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस अपने से कुछ पेड़ उग गए थे जंगल में, ठीक है, उसको बेच के आप इनकम अर्न किए, तो क्या उसको एग्रीकल्चर मानेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो बेसिक काम होते हैं एग्रीकल्चर के लिए वो आपने नहीं किया, वो तो अपने से उगा था, इसलिए ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है। चौथा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय द फॉर्म विच द एंगेज इन द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। सिंपल ये होगा, देखिए आपने एक फॉर्म को में पैसा लगाया है ना, एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है जिसमें आपने पूंजी लगाया है और उस फॉर्म का डायरेक्ट काम क्या है, एग्रीकल्चर, है ना, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला काम हो रहा है, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ये बिल्कुल है, ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए इसको एग्रीकल्चर इनकम के क्राइटेरिया में लाएंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट। और एक क्वेश्चन 2019 का मेरा छूट गया था जो हम पहले नहीं करवा पाए थे, उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। एडन रूल 1953 क्या है, देखिए सिंपल सी बात बता दें कि एडन रूल 1953 जो है 1953 में आया था डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। कोई इंडियन सिटीजन अगर यूएसए में नौकरी करता है तो उसको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ता था और यूएसए में भी टैक्स देना पड़ता था, तो वो अवॉइड करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच कुछ एग्रीमेंट हुआ था जिसको एडन रूल 1953 बोलते हैं, ठीक है। अब वो नहीं है, मतलब सिंपली ये डबल टैक्सेशन से को रिलीफ देने से रिलेटेड था, ठीक है, क्लियर है। अब ये नहीं है, इसके जगह पर डी टी डबल ए आ गया, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बता दे रहे हैं कि डबल टैक्सेशन रिलीफ देने के लिए ये एडन रूल आया था, ठीक है, ओके, ठीक है, इसको बनाइए आप लोग, नोट डाउन।